नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। एक अच्छे सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में क्या होना चाहिए? बढ़िया हीरो, खूबसूरत हीरोइन, बढ़िया विलन और शानदार कंफ्यूजन वाली कहानी। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जमीन का एक ऐसा खेल है जिसमें सब कुछ है। मेरा चैलेंज है कि बढ़िया से बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी इस जमीन की कहानी के आगे और इस जमीन के कंफ्यूजन के आगे पानी भरेगी। मैं चुनौती देता हूं कि इस कहानी से बेहतर सस्पेंस थ्रिलर बॉलीवुड चाहे हॉलीवुड आप दिखाइए, नहीं दिखा पाएंगे। आज हम आपको ये जमीन से जुड़ी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दिखाएंगे। आज हम आपको द ग्रेट लैंड मिस्ट्री दिखाने वाले हैं और ये तमाम कहानी हम आपको दिखाएंगे डंके की चोट पर। तो कुछ भी कहूं मैं, उससे पहले मैं आपको एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूं। यह चिट्ठी एसीबी को लिखी गई है, एसीबी स्टेट ऑफ झारखंड रांची। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस चिट्ठी को, जिसे मैंने हाथ में लेकर रखा हुआ है, ये 4 पेज की एक चिट्ठी है, इसमें ऐसा क्या है जिसे मैं प्राइम टाइम में लेकर के बैठा हुआ हूं? आखिर इस चिट्ठी का मजमून क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। बोकारो में तेतुलिया मौजा है। तेतुलिया मौजा जो है वो चास अंचल के तहत है। अब यहां पर खाता नंबर 59 है। खाता नंबर 59 के तहत प्लॉट नंबर 426 और प्लॉट नंबर 450 आता है। अब कहानी शुरू होती है तब से जब से इसके बारे में खबर सामने आती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। फ्लैशबैक में ले जाने के पीछे का मकसद यह है कि भाई स्वर्गीय राजा मनमोहन सिंह टिकैत इस जमीन के मालिक थे, यानी इस जमीन का मालिकाना हक उनके पास था। 103 एकड़ जमीन है। अचानक से 1933 में एक फर्जी कागज तैयार करवाया गया। कहा गया है कि 1933 में एक नीलामी हुई और उस नीलामी में समीर महतो, ध्यान दीजिएगा इस नाम पर, समीर महतो नामक एक शख्स ने, जिनके पोते का नाम है इजहार हुसैन, समीर महतो के पोते का नाम है इजहार हुसैन, और नीलामी में यह जमीन खरीद ली गई। चलिए, एक फर्जी डीड भी तैयार हुई 1933 में। चलिए, अब जब यह फर्जी डीड तैयार हुई तो उसके बाद 2016 में, 1933 से कई साल बाद 2016 में इस जमीन का म्यूटेशन हो गया इजहार हुसैन के नाम। म्यूटेशन करने वाले चास अंचल के सीईओ थे निर्मल टोप्पो। बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला है कि गुरु ये तो खेला ही खेला है। उस समय जिस अंचलाधिकारी ने जांच की, जिसने अधिकारी ने इस तमाम रिपोर्ट्स पर सवाल उठाया, उसने अपनी जांच रिपोर्ट के तहत कहा कि भाई यहां पर ये कागज जो है ये फर्जी प्रतीत होता है। और उसके बाद फिर एक ऐसा षड्यंत्र, एक ऐसा खेल, एक ऐसा कंफ्यूजन तैयार किया गया, एक ऐसा कोकस तैयार किया गया कि सब लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई चल क्या रहा है। कभी हाई कोर्ट, कभी सिविल कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और आज तक यह मामला कोर्ट 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 और कोर्ट, बस यही सब चल रहा है। इसके आगे ये खेला इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि सच बताऊं तो अब तक मैं नहीं समझ पाया कि मैं आज दिखाने क्या वाला हूं। मैं सच बताऊं तो अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले का इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊं कैसे, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। जमीन का यह ऐसा खेला है, अधिकारियों का यह ऐसा चक्कर है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जो हर कुछ दिनों के बाद चर्चा में तो आता है, लेकिन उसके बाद फिर सब सो जाते हैं। बोकारो का यह मामला है, तेतुलिया मौजा चास अंचल का। आपको हम अभी एक रिपोर्ट दिखाएंगे।
उस रिपोर्ट में हम तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे, आंकड़े रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको यह समझा दें। ये वो है जो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके समझ में आ जाए। कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके समझ में आ जाए, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, ऊपर वाले की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे भी समझ में नहीं आया है। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। तो अब इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये प्लेट्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए 103 एकड़ जमीन का ये जो खेला है, इसका मजमून क्या है। आपको हम ये मजमून दिखा रहे हैं। ये मजमून है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये वो टाइमलाइन है कि भाई एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब कुछ आपके सामने हम उसी क्रम में रख रहे हैं जिस क्रम में ये सब कुछ हुआ है। संभव है, मैं एकदम सच कह रहा हूं, आपके सामने सारी बात बता रहा हूं कि भाई देखिए अब तक मैं खुद कंफ्यूज हूं इस मामले में कि भाई खेला कितने बड़े स्तर से हुआ है कि मैं समझ नहीं पा रहा। और मैं बहुत सारे लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करूंगा इसे समझाने के लिए, लेकिन तब तक आप ये टाइमलाइन देखिए। ये हम आपको टाइमलाइन दिखा रहे हैं। तो इस टाइमलाइन को जब आप देख रहे हैं, संभव है कि आपने पढ़ लिया होगा जो हम आपको टाइमलाइन दिखा रहे थे। अब उसी टाइमलाइन को हमने कोशिश किया कि एक रिपोर्ट में कंपाइल करें। ये सब कोशिश है ताकि हम आपको समझा सके। जो चीज मुझे समझ में नहीं आई वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए, इसके आगे की बातचीत उसके बाद करते हैं, हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। पहले रिपोर्ट दिखाई जाए। बोकारो के चास में तेतुलिया मौजा है। इस मौजा के तहत 103 एकड़ जमीन है। अंग्रेजों के जमाने में यह जमीन महुआर एस्टेट की हुआ करती थी। इस जमीन पर तब मालिकाना हक स्वर्गीय राजा मनमोहन सिंह टिकैत का, बाद में जमीन पर हक उनके वंशजों का हुआ। साल 1933 में इस जमीन का फर्जी कागज तैयार। यह फर्जी कागज इजहार हुसैन नामक शख्स ने बनवाया था। साल 2016 में तत्कालीन सीईओ निर्मल टोप्पो ने इजहार हुसैन के नाम म्यूटेशन भी कर दिया। बाद में अपर समाहर्ता बोकारो ने इसे गलत बताते हुए कार्रवाई शुरू की। इजहार हुसैन के नाम कायम जमाबंदी रद्द कर दी गई। इजहार हुसैन ने हाईकोर्ट में जमाबंदी रद्द किए जाने को चुनौती दी। कोर्ट ने सरकार द्वारा जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई को गलत करार दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इजहार हुसैन के नाम लगान रसीद जारी कर दी गई। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का फैसला किया। एसएलपी दायर करने से संबंधित आदेश सरकार के स्तर से 11 फरवरी 2021 को जारी किया गया, लेकिन 10 फरवरी 2021 को ललन सिंह ने यह जमीन खरीदी। सेल डीड में जमीन की कीमत 23 करोड़ 13 लाख रुपए और सिर्फ 10 करोड़ 30 लाख रुपए में इसे खरीदे जाने की भी बात है। लिया मौजा में 103 एकड़ जमीन का है। ये जमीन इनफैक्ट जो है फॉरेस्ट लैंड है, गैर मजुरवा जमीन है, लेकिन इसको ये बोकारो का है। बोकारो चास में है ये जमीन। 103 एकड़ जमीन है। ये जमीन इनकम्बर्ड स्टेट का जमीन है। जो स्टेट जो है चास राजा का, कि जो स्टेट जो है जिसको कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, वो अभी भी उनका केस पेंडिंग है डीसी के यहाँ रिलीज करने के लिए। इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, पुरुलिया में डॉक्यूमेंट फर्जी बना, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके कि इनको कोई माने इनको सेटल किया है जमीन, उसके लिए उस संदर्भ में एक एफआईआर होता है। एफआईआर का केस नंबर है आपको सेक्टर 12 सेक्टर 12 बोकारो पीएस केस नंबर आपको है बोकारो 150 केस नंबर 2016 में ये इंस्टीट्यूट होता है। क्या कहा गया इस एफआईआर में? इसमें एफआईआर में था कि सर्किल अफसर ने डिमांड जो खोला है वो गलत है और ये जो है सरकारी भूमि है। सरकार की दलील है कि खतियान में जमीन गैर आबाद मालिक के रूप में दर्ज है।
जमीन की प्रकृति जंगल झाड़ी है। वन विभाग द्वारा 1958 में इसके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होने से संबंधित अधिसूचना जारी की। अपर समाहर्ता द्वारा जमाबंदी रद्द की जा चुकी है। सरकार के स्तर पर भी इस पर सहमति मिल चुकी है। अफसर ने डिमांड जो खोला है वो गलत है और ये जो है सरकारी भूमि है। इसके लिए सर्किल अफसर को सस्पेंड किया गया, उनका प्रोसीडिंग चला गया, वो डिसमिस हो गए। उसके बाद एफआईआर अभी भी पेंडिंग है। लेकिन इसी बीच में वो व्यक्ति ऑनरेबल हाईकोर्ट आते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट से ये नहीं कहा जाता कि आप डिमांड खोल दीजिए, जो डिमांड पुराना जो था वो गलत था उसको कैंसिल कर दिया। जब सरकार ने एफआईआर होने के बाद तब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि फिर से इसको कानूनी प्रक्रिया को पालन करने के बाद इसको सुना जाए और इसमें ऑर्डर पास किया जाए। तो ऑर्डर पास करने का मतलब ही है सरकार ने, वहां के सर्किल अफसर ने मान लिया, डीसी ने मान लिया कि इसको तुरंत हमको डिमांड खोल देना है। डिमांड खोलने के 7 दिन के अंदर वो जो व्यक्ति है, आपको हम दिखा दे रहे हैं कि यूमायूस मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर हैं ललन सिंह। इन्होंने क्या किया कि रजिस्ट्री करा लिया जमीन को। इस मामले को कानून के ऐसे पेच में फंसा दिया गया है कि ये उलझता ही जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि सरकार कंफ्यूज है, अधिकारी कंफ्यूज हैं और लोग भी कंफ्यूज हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल के साथ सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। तो ये हमने कोशिश की कि इस मामले को एक कंप्लीट पैकेज में कंपाइल करके आपके सामने रखें ताकि आप इसे समझ सकें। देखिए, मैं सच बोल रहा हूं कि भाई मेरे समझ में अब तक नहीं आया कि ये खेला कितना बड़ा है, किस तरह से। बस इतना मैं समझ पाया हूं कि जमीन का खेल है। यह भी समझ पाया हूं कि इसमें कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह भी समझ पा रहा हूं कि कोर्ट को अंधेरे में रखा गया है और यह भी समझ पा रहा हूं कि इसमें बड़े बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मेरे सहयोगी बोकारो से सुरेंद्र प्रसाद जुड़े हुए हैं। इन सबों से मैंने तारुफ तो करवा दिया लोगों का, लेकिन एक चिट्ठी है जो एसीबी को लिखी गई है। मैं उस चिट्ठी को आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि कुछ हद तक आपके सामने यह क्लियर हो सके कि मामला क्या है। अंग्रेजों के जमाने में ही महुआर स्टेट बोकारो के इनकम्बर्ड घोषित किया गया था। आज तक आजाद भारत में भी इस परिवार को न तो कोई मुआवजा दिया गया है और ना ही स्टेट रिलीज किया गया है। इस बीच जमींदार के वंशज अपना हक पाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं और भूमाफिया अधिकारी सफेद पोश गठजोड़ के माध्यम से इनकी आधिकारिक संपत्ति की लूट भी कर रहे हैं। एक बड़ा भूमि घोटाला 103 एकड़ जमीन का जो राजा राममोहन सिंह की इनकम्बर्ड संपत्ति में शामिल है, सामने आया है, जो पूर्णतः फर्जी कागजात पर आधारित है। तो यहां तक आप समझ गए कि 103 एकड़ का यह जमीन घोटाला है। यह भी आप समझ गए कि इसमें बड़े बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है। अब हम चलते हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राजीव कुमार साहब, उनके पास इसे समझने के लिए। राजीव जी, मैं अब तक 10 बार बोल चुका हूं और मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि ये इतना कंफ्यूजिंग घोटाला है कि बढ़िया से बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर मूवी भी इसके सामने फेल है। मतलब मैं अब तक इसके सस्पेंस को डिकोड नहीं कर पाया हूं राजीव जी, और मुझे बोलने में ये कोई गुरेज नहीं है। आप ही इसको समझा दे पूरे टाइमलाइन के आधार पर कि हुआ क्या है। देखिए, इसमें है क्या, आपको बता दें कि जो स्टेट था, स्टेट मतलब हो गया कि राज्य जी। उस समय अंग्रेजों को टाइम में ये महुआर स्टेट होता था। अब महुआर स्टेट ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक तरह से आज़ादी का बिगुल बजाया। अंग्रेजों ने उनका स्टेट है कन्फिस्केट कर लिया, उसको जब्त कर लिया और ये लोग डर के मारे सभी लोग भाग गए और भाग करके छुप गए। बहुत दिन तक ये लोग बाहर बाहर घूमते रहे। जब आज़ादी हुई उसके बाद से ये लोग रांची अपने स्टेट आए और आने के बाद से जो है इन्होंने ये ट्राई करना शुरू किया कि जो कन्फिस्केट किया है, जो हमको कब्जा किया है अंग्रेजों ने, क्योंकि अब ये नई गवर्नमेंट आ गई है इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो हमको रिलीज कर दिया जाए जी। और रिलीज करने के लिए उनका ऑन रिकॉर्ड जो है हम लोग डॉक्यूमेंट्स जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगाए। एक अब बताते हैं कि क्या हुआ
कि ये रिलीज अभी तक नहीं हुआ, ये डिप्टी कमिश्नर के यहाँ और कोर्ट में पेंडिंग है, डीसी के यहाँ बोकारो में जी। दूसरा एक है कि डीएफओ बोकारो ने कहा है चिट्ठी में कि ये 103 एकड़ जो तेतुलिया मौजा का है ये फॉरेस्ट लैंड है जी। अब देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता है कि मेरा जमीन है और ये बाय नेचर जो है गैर मजुरवा जमीन है। ठीक है। गैर मजुरवा जमीन ही ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन मतलब जो है बेलगान है, ये राजा की जमीन है। ये तो तय है, क्योंकि ये लोग रिलीज के लिए लड़ रहे हैं। इनको कंपनसेशन नहीं दिया गया जमींदारी एवोल्यूशन के बाद, और न ही कन्फिस्केटेड जो इनकी स्टेट थी उसको रिलीज किया गया जी। तीसरा चीज ये है कि इसमें अब एक इजहार हुसैन लैंड करते हैं 2012-13 में। 12-13 से वो लोग डॉक्यूमेंट फर्जी बनाना शुरू करता है जी। 2015 के आसपास में वो लोग जो है सक्सीड कर जाते हैं जी। एक वो लोग कहिए कि ऑक्शन का पेपर जी। वो जहां तक पता है, जहां तक ये बता रहे थे हमारे जो उस समय के राजा थे, उनका कहना है कि जमीन जो है वो उसके लिए ये लोग पेपर जो है फर्जी पेपर पुरुलिया से इन्होंने बनवाया। अच्छा। इस पर जो है पुरुलिया से पेपर बनवाया, उसको प्रेजेंट किया। उस समय के सीओ थे निर्मल टोप्पो के पास। निर्मल टोप्पो ने मिलजुल करके इन्होंने जमाबंदी खोल दिया उसका जी, जी। यानी इतने सालों के बाद उसकी जमाबंदी खोली गई, उसकी रसीद कट गई। जब रसीद कट गई, जमाबंदी खोल दी गई, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा कि ये सरकारी जमीन का जमाबंदी खोल दिया गया है। तो उस समय जो है जो नई जो नेक्स्ट जो है सर्किल अफसर आए, यानी वंदना सिजवलकर, उनको आदेश दिया उस समय के डिप्टी कमिश्नर ने कि इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दो। ठीक है। एफआईआर लॉन्च किया गया। उसमें सभी लोगों के अलावा माने इजहार हुसैन भी हैं, सभी लोग हैं, जितने भी हैं, शैलेश सिंह वगैरह सब लोग हैं। उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ एफआईआर है 2016 में, उन्होंने एक रीट एप्लीकेशन फाइल किया हाईकोर्ट में जी। हाईकोर्ट में एक रीट एप्लीकेशन फाइल किया। हम लोगों को पता लगा जब हमारे क्लाइंट को, तो उन्होंने इंटरवीन किया उसमें। इंटरवेनर फाइल करने के बाद उस रीट एप्लीकेशन को छोड़ दिया गया जी। दूसरा रीट एप्लीकेशन भी फाइल कर दिया गया सेम प्रेयर के लिए, जबकि नहीं कर सकते। उसमें आदेश ले लिया गया ऑनरेबल हाईकोर्ट से। अच्छा। ऑनरेबल हाईकोर्ट से लेकर के उन्होंने आदेश, वो लोग आए और आकर के उन्होंने प्रेजेंट किया डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर ने अभी 2020-21 में ने क्या किया कि जमाबंदी जो है जो पहले कैंसिल हुआ था, चूंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश आ गया था, तो पुनः उसको कायम कर दिया। उसके बाद 9 तारीख को ये डॉक्यूमेंट बनता है। 9 तारीख को ही स्टाम्प परचेज होता है 96 लाख का, और 10 तारीख को इसकी रजिस्ट्री हो जाती है। ठीक है। यानी इसके बाद गवर्नमेंट को पता लगता है कि अरे ये तो हम लोग लूट गए। इन्होंने तुरंत अपील फाइल किया ऑनरेबल हाईकोर्ट में। ऑनरेबल हाईकोर्ट में एलपीए फाइल किया, तो एलपीए जो है डिसमिस हो जाता है। उसके खिलाफ जो है सुनते हैं कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली ये कहा जाए कि सरकार और ये माफिया फर्जी कागज के बेसिस पे, फॉरेस्ट लैंड हो या गैर मजुरवा जमीन हो या गवर्नमेंट लैंड हो, उसको बेच दिया, बिक गया। अब क्या है कि एक और चीज कैच है जो हम अपने नेक्स्ट इसमें बताएंगे जब आप पूछेंगे हमसे कि वो डीड कैसे बना और डीड का क्या पोजीशन है। अभिषेक जी, हमको ये पूरा लगता है कि इसमें अभी उस समय के, अभी इसके पहले वाले जो डिप्टी कमिश्नर मिस्टर सिंह थे उस समय, और एक रजिस्ट्रार वहां पे वो भी मिस्टर सिंह है, ये दोनों मिल करके, इनको पता होना चाहिए कि इसी केस में एक सर्किल अफसर मिस्टर निर्मल टोप्पो डिसमिस हो गए हैं नौकरी से। उसी जमीन को इन्होंने क्या किया कि रजिस्ट्री होने दिया। रजिस्ट्रार ने तो यहां तक कहा, जबकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा था कि आप फिर से इनको सुन करके आप जो है फाइनल ऑर्डर पास कीजिए। उन्होंने डीसी के मौखिक आदेश पर रजिस्ट्री की है। उन्होंने डीसी जो थे यहाँ के राजेश सिंह, उनके मौखिक आदेश पर रजिस्ट्री की है। डीसी की तरफ से मौखिक आदेश आया था, कोई लिखित आदेश नहीं आया था डीसी की तरफ से। चूंकि बोले राजीव जी, देखिए है क्या कि आप जानते हैं जो डिप्टी कमिश्नर थे इसके पहले, वो
विजुअली उनको वो विजुअली उनके थोड़ी साथ दिक्कत परेशानी है। थी उनको जी। तो उनके जो एडवाइजर हैं वही सारा काम वो लोग देखते होंगे। हमको लगता है कि ये सारा मिलजुल करके, अब डिप्टी कमिश्नर से क्या उन्होंने वर्बल इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन क्या किसी रजिस्ट्रार को यदि कोई डिप्टी कमिश्नर वर्बल इंस्ट्रक्शन दे तो इस तरह के मामले में जो ऑलरेडी लिटिगेशन में है और इस तरह का सरकारी जमीन को फॉरेस्ट लैंड जिसको कहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो चिट्ठी लिखते हैं, क्या आप उसको ट्रांसफर होने देंगे? उन्होंने ओवरनाइट जो है उनको कम से कम लिखित में पूछ लेना चाहिए था डिप्टी कमिश्नर से कि आप हमको हुजूर बता दीजिए कि ये लिखित में कि ये हमारे रजिस्ट्री करने लायक है कि नहीं है। बिल्कुल वो तो आओ देखे ना था, वो तुरंत चूंकि बहुत पॉइंट वाली बात बोली आपने, बहुत पॉइंट वाली बात बोली राजीव जी। मैं आपके पास वापस आऊंगा, राजीव जी मैं आपके पास वापस आऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें जाननी है। देखिए हमारे साथ हमारे बोकारो के सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राज कपूर साहब जुड़े हुए हैं। राज कपूर साहब वो शख्स हैं जो कि एक शिकायत करता है इस मामले में, और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतोदा भी जुड़े हुए हैं। मैं सुशांतोदा के पास भी आऊंगा और मैं सुरेंद्र आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं राज कपूर साहब के पास आना चाहूंगा। राज जी देखिए ये मामला बहुत कंफ्यूजिंग है हम जैसे लोगों के लिए। मैं सुरेंद्र सबसे पहले सुरेंद्र के पास आ रहा हूं। सुरेंद्र ये देखिए ये मामला बहुत कंफ्यूजिंग है हम लोगों के लिए। आप तो शुरुआत से इस तमाम मामले को देख रहे हैं। आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रार से बाइट लिया था। रजिस्ट्रार ने कहा कि भाई मैंने तो मौखिक आदेश डीसी का आया, मौखिक आदेश पे मैंने बाकायदा इस जमीन की रजिस्ट्री कर दी। अब सुरेंद्र उस समय मामला तूल पकड़ता है, हम जब खबर दिखाते हैं उसके बाद फिर मामला ठंडा हो जाता है। इतना तो तय है कि इस मामले में बड़े बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है। सुरेंद्र और आज फिर से इस मामले सुरेंद्र आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। सुरेंद्र की आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। मैं सुशांतोदा के पास आ रहा हूं। सुशांतोदा आप देखिए सारा मामला आपने देख लिया, कितना हद तक अब आप समझ पा रहे हैं इस मामले को दादा? देखिए ये सारे मामला फॉरेस्ट रिलेटेड है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, किसी भी हाल में उसे शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। जब मामला कोर्ट पे है, किस आधार पर रजिस्ट्री हो गए? अगर किसी का आदेश कहने पर डीसी कह दे रजिस्ट्री हो जाए, मतलब तो इससे ये होता है कि हमारे बोकारो डीसी मैंने वहां के डीसी और रजिस्ट्रार मिले हुए हैं तब रजिस्ट्री होते हैं। सबसे बड़ी चीज बता दे कि ये जितने भी डीड इसके बने हैं सारे पुरुलिया, क्योंकि वहां पर तभी वेस्ट बंगाल में ही बनते थे। आप जाएंगे वहां डॉक्यूमेंट्स आपको टोटल अभी भी टोटल आपको बोकारो, चास, धनबाद की बहुत सारे डीड आप चाहेंगे तो पुरुलिया से निकाल सकते हैं। लेकिन वो क्यों ऐसे हुआ, किसके लिए? यार देखिए आपको बता दें कि फॉरेस्ट लैंड की कहानी आपके वहां पर रिपोर्टर है वो जानेंगे। फॉरेस्ट लैंड की कहानी चास में एकदम बहुत ज्यादा है। फॉरेस्ट लैंड जैसे आपको इलेक्ट्रो स्टील, मेदांता स्टील प्लांट में भी 100 एकड़ जमीन फॉरेस्ट लैंड घुसे हुए हैं, अंदर में है, जिसे घेर लिए गए हैं। उन्होंने सरकार की साथ एमयू 2200 एकड़ में किए थे, लेकिन उनके पास 3200 एकड़ है। इसको लेके हम लोग हाईकोर्ट भी आए थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लास्ट में सब खत्म हो गया। फॉरेस्ट लैंड हमारे मेदांता इलेक्ट्रो स्टील के भी अंदर है, जिसकी हक हुकुम सरकार की है, लेकिन सरकार चुप रह गई। ये बात है, वहां इस तरह के मामले होते हैं। लेकिन ये जब अब पकड़ में आ गए, ये अंग्रेजी हुकूमत की जमीन हमारे देश के हुकूमत में आके वो निपटारा करने की कोशिश कर रहे। सबसे बड़ी चीज है कि जिस दिन आदेश मिला उसी सेम डे उसका स्टाम्प निकलता। मतलब ये हमें ये आदेश देख के ये पता चल रहा, आदेश की बातों से ये पता चल रहा कि उसके सारे तैयारी थी। इधर आदेश के क्लिक हुए हैं, वहां रजिस्ट्रार एकदम पूरा तैयार थे, उसका तुरंत स्टाम्प निकल गए और एक दिन बाद वो रजिस्ट्री हो गए। ये कैसे रजिस्ट्री हुए, कौन ने, इसमें पूरा चेन है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ
डीसी साहब होंगे और हमारे जो रजिस्ट्रार साहब होंगे, तो आगे सस्पेंड हो गए सीओ, लेकिन उसको रजिस्ट्री कर दिए। इसके दखल देने की जरूरत है। सरकार, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि इस पर जांच बैठाएं और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की जमीन, किस हक और सरकारी जमीन जितने लूटे जा रहे हैं, इसे नहीं रोकेंगे तो हमारे झारखंड आस्ते आस्ते स्थिर हो जाएंगे और सारे जमीन, ये कोल माफिया और जमीन माफिया सारे लूट लेंगे और हमारे झारखंड की अधिकार आस्ते आस्ते खत्म होने की तैयारी में है। जी 10 करोड़ 30 लाख का चेक है दादा जी। अब 10 करोड़ 30 लाख का ये जो चेक है, आखिर किस ब्रांच का चेक है? पहला सवाल है जी। दूसरा सवाल है कि भाई ये चेक इशू किसके नाम से किया गया है? ठीक है। तीसरा है कि भाई चेक इशू करने वाला व्यक्ति कौन है? चौथी बात है कि भाई कौन से अकाउंट से चेक इशू हुआ है, किस अकाउंट में चेक जमा हो रहा है? क्या भाई इजहार हुसैन के अकाउंट में? देखिए कितना कंफ्यूजन है। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, वो नाम जब आपके ध्यान में आएगा, कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आते हैं समीर महतो जी। समीर महतो के रिलेटिव आते हैं इजहार हुसैन, ठीक है। तीसरी बात, इसमें एक और नाम आता है शैलेश सिंह, ठीक है। शैलेश सिंह के बाद एक और नाम आता है ललन सिंह। अच्छा, ललन सिंह के बाद एक कंपनी का नाम है उमायूस प्राइवेट लिमिटेड। इतने इतने ये नाम है जिन नामों को ध्यान में जहन में रखना है कि भाई समीर महतो ने 1933 में जब नीलामी हुई तो कहा गया कि उसके कागजात दिखा करके कहा भाई नीलामी में जमीन खरीदी। समीर महतो के पोते खुद को बताते हैं इजहार हुसैन, जिनके नाम से 2016 में म्यूटेशन हो गया। करने वाले कौन? सीओ निर्मल टोपो। इजहार हुसैन जमीन जो बेचते हैं वो बेचते हैं शैलेश सिंह के नाम से, मतलब शैलेश सिंह उनके पावर होल्डर हैं। अच्छा, ठीक है, शैलेश सिंह के नाम से यहीं से गेम शुरू हो गया। गेम देख लीजिए, ठीक है। जमीन खरीदने वाले बिहार के ललन सिंह है, जिनकी कंपनी बिहार में है, ठीक है। 10 करोड़ 30 लाख का चेक भी आता है। जिस जमीन की कीमत 23 करोड़ से ज्यादा है वो जमीन 10 करोड़ 30 लाख में बिक जाती है, ठीक है। एक दिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की पटना में मीटिंग होती है, अगले दिन जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, 10 करोड़ रुपए दे भी दिए जाते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि भैया सस्पेंस थ्रिलर मूवी नहीं है, ये क्राइम ड्रामा है। अब तक जिसे हम सस्पेंस थ्रिलर मूवी समझ रहे थे वो क्राइम ड्रामा है। आपसे सुन लिया हमने कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं, राजीव जी से भी हमने सुन लिया। अब हम पहुंचेंगे राज कपूर साहब के पास, जो कि शिकायतकर्ता, मुख्य शिकायतकर्ता में से एक हैं, और साथ ही मैं जुड़ूंगा बोकारो से सुरेंद्र, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आप सबों के पास मैं आऊंगा, लेकिन यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, क्योंकि यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर क्राइम ड्रामा में अभी बहुत कुछ है। अभी एक नजरिया सुरेंद्र का भी है जो शुरुआत से इस मामले को देख रहे हैं, और एक नजरिया राज कपूर साहब का भी है जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। दोनों का पक्ष जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, डंके की चोट पर बने रहिए। ब्रेक लीजिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डंके की चोट में अभी बहुत कुछ है। देखिए, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं। इस मामले में एक शिकायत करते हैं राज कपूर जी, और साथ ही हमारे बोकारो के सहयोगी सुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राज कपूर साहब का रुख करूंगा। राज कपूर जी, सारा मामला आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम अब तक नहीं समझ पाए हैं कि इसमें आपका पक्ष क्या है। एक बार आप अपना पक्ष भी समझाएं कि सर आपकी शिकायत क्या है इसमें। प्रोप्राइटर थे जी, जिसमें तेतुलिया मोजा भी उनके अधीन में था, उनका संपत्ति। अच्छा, जो 59 खाता जो है वो हम लोगों का है। जी जी, वो इस्तीफा प्रॉपर्टी है, सरेंडर 5018, दलील नंबर 5018 हुआ था। दलील नंबर 5018 के द्वारा हम लोग को मिला था। उसके पहले हम लोगों ने वहां के रैयतों को, हमारे पूर्वजों ने, टिकैत कुंज बिहारी सिंह ने 1893 दलील नंबर है 1893 311 दलील नंबर 311 ईस्वी 1893 में उन लोगों को जोतकोड़ करने के लिए दिया गया था लीज पर। ठीक है। उसके बाद उन लोगों से ये हुआ कि आपको 5 आना और हमको 11 आना का अधिकारी होगा।
जिसमें उन लोगों ने 2-4 साल 5 साल 6 साल में से उन लोग ये रेंट नहीं देने लगे। जी 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 बोलते जाइए। हाँ, रेंट नहीं देने लगे तो एक रेंट शूट हुआ 26 को 26-27 के लगभग में 1927 को, ठीक है। 1927 में एक रेड शूट किया गया। ठीक है ठीक है। साहेब राम सिंह वगैरह, साहेब राम सिंह, कमलू सिंह, भिखारी सिंह लोगों के नाम से ये केस हुआ उन संपत्ति पर। वो लोग हार गए। हारने के बाद 1933 में एक सरेंडर किया गया प्रॉपर्टी को, रैयती सरेंडर। ठीक है। हाँ, 50-18 दलील का नंबर है 25-11-33 को किया गया। ठीक है ठीक है। उसके बाद हम लोग का अधीन आ गया वो प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद 7-8 साल के बाद हमारा संपत्ति हम लोग का जो है 21 मौजा का हम लोग का माने 21 मौजा था। उसमें टिकट मनमोहन का 21 मौजा था। वो सारा संपत्ति 39 में बिहार गैजेट हुआ और बिहार गैजेट के आधार पर ब्रिटिश हेलो हाँ हाँ बोलते जाइए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, बिहार गैजेट में के आधार पर 1939 में इनकम बार एक्ट हो गया। ठीक है। वो एक्ट है 1876 रूलिंग। ठीक है, आगे बोलिए। उसके बाद चल गया और आज तक हमारी संपत्ति नहीं हुई। आज भी हम लोग हैं जी जी इसी के अधीन में। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी आप लोगों की मांग क्या है? कर रहे हैं कि वो संपत्ति हमारी है, न सरकार की है न इजहार की है। वो हमारा संपत्ति रहती जो सरेंडर प्रॉपर्टी है, वो मेरा रहती है, न गैराबाद है न कुछ है। अच्छा, वो मेरा रहती है। खतियान इसके बारे में क्या कहता है राज कपूर? इसमें हम लोग उसमें इंटरवेनर में हमारे भाई नहीं राज कपूर जी, एक बात समझना चाहेंगे, खतियान इस जमीन को गैराबाद बताता है ना? बताने से क्या हुआ, 1893 में हमारा जब जोधपुर हुआ, देखिए बात है कि उस टाइम इनकम बोर्ड स्टेट था। ठीक है। उस टाइम भी दर्ज है इनकम बोर्ड स्टेट मैनेजर। ठीक है। उनके गलती से ही ये उसमें चढ़ा। हम चूंकि कहने का मतलब है कि 1893 में हमने जोधपुर करने के लिए दिया रईतों को। ठीक है। तो कैसे ये गैराबाद हो गया? हमने आवाज करने के दिया, जोधपुर करने के लिए प्रमाणित है मेरा। ठीक है, चलिए। और उसमें कहीं भी, और ये बहुत सा है उसमें मैंने भूल है सर्वे में। जैसे 50-18 426 450 में देखिएगा। एक और बात समझना चाह रहे हैं, एक और बात राज कपूर जी समझना चाह रहे हैं। इजहार हुसैन कह रहे हैं कि 1933 में नीलामी में उनके दादा नाना जो भी हैं समीर महतो ने इस जमीन को नीलामी में खरीदा। किस हद तक आप सहमत हैं इस बात से? नहीं सहमत इसलिए नहीं है कि जमींदार का प्रॉपर्टी जो इनकम बोर्ड एक्ट हुआ है 1876, उसमें आप ऐसा देख सकते हैं। उसमें एकदम विवरण जान सकते हैं कि उसमें दिया गया है कि अगर जमींदार अगर दिवालिया होता है तो उस वक्त उस एक्ट के अधीन में ले लिया जाता था। ठीक है। और अगर कहीं जमींदार का बाल बच्चा अगर नाबालिग है, उस टाइम भी उस प्रॉपर्टी को, उस एस्टेट को इनकम बोर्ड एक्ट ले लिया जाता था। चलिए, अब मैं एक बार सुशांतोदा के पास वापस आना चाहूंगा। इन तमाम बातों को सुनने के बाद सुशांतोदा आप कहां पहुंच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये जो खतियान जो कह रहे हैं हम लोग 32 से पहले जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जाने के अधिकार है उनको। लेकिन सरकार क्या कह रही है, 32 में खतियान बनने के बाद अगर 32 में वो गलती से नाम चढ़ गए उस तरह से गैर आबाद की, तो उनका उसी टाइम उनका कंप्लेन वहां रजिस्टर्ड होता और कंप्लेन होता, उसके आधार पर खतियान सुधारने के लिए वो आगे बढ़ सकते थे। लेकिन जब वो उन्होंने नहीं किया तो मतलब है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये फॉरेस्ट लैंड है, किसी भी हाल में ये किसी प्राइवेट की नहीं हो सकती ये फॉरेस्ट लैंड। और ये सरकारी संपत्ति है। जितने भी इसमें लेन देन हुए हैं और जितने भी पैसा दिखाए जा रहे हैं, चाहे कोई कहीं ट्रांसफर कर दे, ये सरकारी प्रॉपर्टी है और ये सरकार के अधीन में आने की जरूरत है। अभिषेक जी, चलिए। राजीव जी,
अब इस मामले में एक पेच ये भी है कि देखिए इस मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर करने की बात थी कि भाई सरकार जो है 11 तारीख को एसएलपी दायर करेगी, पर खेल देखिए कि 10 तारीख को इस जमीन को बेच दिया जाता है। मतलब खेल का आप लेवल देखिए, खेल का लेवल देखिए। ठीक है, इनका जो वंशज हैं वो तो अपना डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, वो तो कोर्ट तय करेगा कि भाई इन्हें उसका मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस जमीन में हक किसका है नहीं है, वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं खेल की, कि खेल देखिए कि 10 तारीख को 11 तारीख को जो कोर्ट एसएलपी दायर करने की सरकार तैयारी करती है और 10 तारीख को ललन सिंह साहब जमीन खरीद लेते हैं, 9 तारीख को पटना में मीटिंग होती है, 10 तारीख को रजिस्ट्री हो जाती है। मतलब यूं है कि प्रशासन तैयार बैठा था कि भाई कोर्ट से फैसला आने दीजिए, मुझे इजहार हुसैन के लिए सारी तैयारी कर देनी है, सारे ड्राफ्टिंग तैयार, सारा कुछ तैयार कर देना है। राजीव जी देखिए क्या हुआ कि ये 4 आदमी लोग मिल करके किया है। ठीक है, एक तो डिप्टी कमिश्नर, रजिस्ट्रार, वहां के सर्किल अफसर उस समय होंगे। तीसरा है जो इजहार हुसैन और जो सिंह बंधु है जो पटना के हैं। हाँ। सिंह बंधु लोग पटना के हैं, वो लोग पहले से ही इसको इंतजाम करके रखे हुए थे। उन्होंने स्टाम्प परचेज किया अपने ही किसी व्यक्ति के नाम से, जो एक कंपनी बनी हुई थी, उसी का एक डायरेक्टर है। उसने क्या किया कि उनके नाम से परचेज किया, स्टाम्प परचेज किया 9 तारीख को, और 10 तारीख को रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री में सबसे है कि जो वैल्यू है जी, एक तो अंडर वैल्यूएशन में उसको रजिस्ट्री हुआ है, 23 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ में रजिस्ट्री हुई है जी। दूसरा आप जूम करके दिखाइए कि जो डीड बना हुआ है उसमें जो आपका चेक जो है, चेक नंबर, उसके बाद से किस बैंक का है, कितना अमाउंट का है, किसके फेवर में है, ये सब चीज जो है देखिएगा कि केवल 2 ही इंफॉर्मेशन है, डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ चेक और उसके बाद चेक नंबर। आईसीआईसी बैंक का कितना अमाउंट का है, कौन चेक है, किसके फेवर में, कुछ पता नहीं। इस तरह से ये लोग ने क्या किया कि 10 करोड़ में 23 करोड़ की जमीन 10 करोड़ में रजिस्ट्री करा ली। इनकम टैक्स एक्ट में ये जो है ना ये क्राइम है। आपको याद है कि अभी ही इस तरह के मामले में कंप्लेन हुई थी इनके निशिकांत दुबे जी के खिलाफ। उनके मिसेज ने एक जमीन लिया है जी। तो उस पे सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पे सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। मामला ये भी कहीं ना कहीं पता ही नहीं चल रहा है इसमें कुछ, मतलब सरकार, क्या कहूं मैं तो कह रहा हूं कि भाई किसी की इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही कि इस मामले का सच ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई कोई चाहता नहीं है कि इस मामले का सच सामने आए। मैं आपको एक बार देखिए, बोकारो से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं सुरेंद्र, मैं एक बार सुरेंद्र के पास चल रहा हूं। सुरेंद्र देखिए साफ दिख रहा है कि भाई इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। देखिए सुरेंद्र बताएंगे, राजीव जी सुरेंद्र बताएंगे, ये वो शख्स है, पूछिए अभिषेक। राजीव जी सुरेंद्र वो शख्स है, सुरेंद्र वो शख्स हैं जिन्होंने की तमाम बाइट्स ली थी। मैं आपको बता रहा हूं, सीओ से ये जाकर के मिलके आए थे, रजिस्ट्रार से मिलके आए थे, डीसी से मिलकर के आए थे और सब नियम कानून बतिया रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं, जो अंचल अधिकारी उस समय नए अंचल अधिकारी पहुंचे थे वहां, उन्होंने कहा कि भाई हम 0 से जांच करेंगे इस मामले की। रजिस्ट्रार कहा कि भाई मुझे क्या, मुझे तो मौखिक आदेश आया डीसी का और मैंने कर दिया रजिस्ट्री। डीसी कहते हैं कि भाई देखिए वो तो कोर्ट के आदेश पर रजिस्ट्री हुई है। सुरेंद्र अब क्या, अब तो इस मामले को लेकर के चर्चा तक नहीं हो रही, सुरेंद्र बताएंगे। जी सुरेंद्र। अभिषेक, जिस तरह से आपने बताया और हमने भी पहले भी इस न्यूज को चलाया है, सबसे पहले तो हम यह बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को जो लोग भी हैं कि 9 फरवरी 2021 को जिस तरह से इस जमीन की रसीद कटती है और उसमें लिखा हुआ आता है डैश डैश डैश, और जैसे ही 10 फरवरी 2021 को रसीद कटती है उस समय गैर मजरूआ लिखा हुआ रहता है, और 11 फरवरी को जब यह जमीन को रजिस्ट्री की जाती है आनन फानन में, तो उस समय जो रजिस्ट्रार है उनको यह देखना चाहिए था कि गैर मजरूआ जमीन है, इसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी। पूर्व में भी जिस तरह से हम पहले भी बता चुके हैं कि जो वन विभाग के पदाधिकारी है, अधिकारी है, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में यह आवेदन देकर साफ तौर से कहा था कि यह जमीन जो है वन विभाग की जमीन है और इसकी न तो रजिस्ट्री होनी चाहिए न हस्तांतरण होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्रार यहाँ के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह जो पूर्व के थे और आनंद फानन में जिस तरह से यह कार्य किया गया है, हम कह सकते हैं कि इनका भी इसमें कोई लोभ और लालच हो सकता है, क्योंकि 9 फरवरी को रसीद कटता है, 10 फरवरी को फिर से उस रसीद को काटा जाता है और 11 फरवरी को इसको रजिस्ट्री की जाती है
और जिस तरह से इजहार हुसैन की अगर हम बात करें तो लगातार वो दावा करते हैं कि जमीन उनकी है, और जिस तरह से मनमोहन कोऑपरेटिव के जो है जमीन के मालिक है, जो मनमोहन सिंह टिकैत के नाम से जाने जाते हैं, और इजहार हुसैन जिस तरह से जमीन पर कानूनी पचड़ा लगातार जिस तरह से लगा रहे हैं, कोर्ट ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, तो हम आपको बता दें कि इन सभी अधिकारियों को और ये जो जमीन अभी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, इनको साफ तौर से पता था कि सरकार की ओर से इस एलपीए को रजिस्ट्री करने के लिए एलपीए मांगा जाएगा। उसके पूर्व भी जैसे ये रजिस्ट्री करते हैं 11 फरवरी को, 12 तारीख को इस जमीन के इसमें अवैध में एलपीए मांगा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इन लोगों ने जमीन का यह खेल खेला है, 103 एकड़ का तेतुलिया मौजा का, ये पूरी तरह से सोची समझी इनकी साजिश हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से एलपीए का, जिस तरह से सरकार जो झारखंड सरकार है और ऊपर से हाई कोर्ट का जो मामला है उसमें था, उसमें साफ तौर से आदेश किया सिर्फ जमाबंदी खोलने की बात कही गई थी, जो हाई कोर्ट का बात है, जो झारखंड राज्य के हाई कोर्ट है, वहां से जमाबंदी खोलने की बात की गई थी। लेकिन रजिस्ट्रार कहते हैं कि हम डीसी के मौखिक आदेश पर जमीन को रजिस्ट्री कर देते हैं, और जो कोर्ट से आया है आदेश उसमें साफ कर सिर्फ जमाबंदी खोलने की बात की जाती है, बावजूद उसके जमीन की रजिस्ट्री की जाती है। और बोकारो उपायुक्त जो राजेश कुमार सिंह जो पूर्व के है, उनका कहना है कि कोर्ट का बात है ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी है और जिस तरह से रजिस्ट्रार ने कहा है कि यह जमीन मौखिक रूप से हम रजिस्ट्री करें, तो कहीं से उचित नहीं, क्योंकि सरकारी काम है, जो उपायुक्त चाहेंगे वो उनको मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए सुशांतोदा कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशांतोदा, देखिए ये तो डीड जो बने हैं, ये डीड तो कैंसिलेशन हो जाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो स्टाम्प वैल्यूएशन 23 करोड़ रुपया होता है, वो 10 करोड़ रुपया वो दिखा दिए हैं, उसके आधार पर तो ये डीड चले जाएंगे, इसमें डीड नहीं बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये लोग 72 घंटे के अंदर कितने बड़े सेटिंग, कितने बड़े ड्राफ्टिंग, ये इतने 100 एकड़ जमीन को अगर ड्राफ्ट भी करे तो हमको लगता है कि बढ़िया से भी अगर लॉयर को दिया जाए, वो पढ़ लिख के भी करीब करीब उसको 10 दिन 12 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये 72 घंटे के अंदर सारा कुछ हो गए, पटना में मीटिंग भी हो गए, एकदम हमारे झारखंड में आकर रजिस्ट्री भी हो गए, सारा कुछ हो गए। मतलब ये तय था, इसमें पूरे सर्कल है, डीसी भी इन पे दोषी है। सबसे बड़ा अगर कोई दोषी होंगे तो इसमें डीसी साहब दोषी होंगे, क्योंकि उनकी अधीन में सारा कुछ किए गए। रजिस्ट्रार जो काम किए डीसी के अधिकार से किए हैं, डीसी कहे हैं, उसके बाद अगर वो डीसी साहब नहीं मानते हैं कि वो हमारे बात पर नहीं अपने से रजिस्ट्री किए, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल केस लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे झारखंड की प्रॉपर्टी है और ये सरकारी प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट लैंड है, किसी भी हाल में ये बचना नहीं चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना काल से बाहर आ गए हैं, अभी इस सब जमीन को अगर ना देखे, हमें इस तरह से आस्ते आस्ते ट्राइबल आदिवासी जमीन तो लूटी जा रही है, साथ में फॉरेस्ट लैंड भी लूटी जा रही है। सुरेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सुरेंद्र, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, जिस तरह से अभी सुशांतोदा ने कहा है कि जमीन का डीड कैंसिल होना चाहिए, ये तो जो राज्य सरकार है जो कोर्ट ऑफ कंडक्ट की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से बोकारो के सीओ ने कहा है कि साफ तौर से जमीन रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ से इस जमीन का रसीद अब नहीं कटेगा, क्योंकि यह गैर मजूरिया जमीन है और ये जो जमीन है वन विभाग की जमीन है। तो हम यह आश्वस्त करते हैं आपको कि यहाँ के से इस जमीन की रसीद नहीं कटेगी। लेकिन हमने यह जो इसके खिलाफ पहले भी केस चलाया है, उसके बाद जिस तरह से आगे अधिकारी निंद्रा में सोए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस जमीन के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो जिस तरह से जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। आज हमने फिर से यह मुद्दा को उठाया है। अब देखना यह होगा कि जो नए यहाँ के बोकारो के उपायुक्त आए हैं, चाहे यहाँ के जो रजिस्ट्रार है, चाहे जो यहाँ के के सीओ है या वन विभाग है, कितना सक्रिय होता है और इसको किस तरह से रोकने में अपना भूमिका को निभाता है। जी अभिषेक। राजीव जी। अभिषेक जी, हाँ सुशांत कुछ कहना चाह। अभिषेक जी, हम ये बता देते हैं कि आप ये भी पता कर ले, आपके हमारे वहां के पत्रकार के माध्यम से आप पता करें कि निश्चित तौर पर इसमें लोन भी ले लिए होंगे इन लोग। अभी तक जो पूंजी लगे हैं वो बैंक के माध्यम से, आप देखेंगे कुछ दिन बाद पता चलेंगे कि वो फाइनेंस जो किए थे उनका पैसा भी वापस कर दे, ये मॉर्गेज में चला जाएगा बैंक में, और उसके आधार पर पैसा भी ले लिए। मतलब ये सारा चेन इसमें मिले हुए हैं। इसको निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होने की जरूरत है। राजीव जी देखिए खेल कितना बड़ा है, आप देख रहे हैं, समझिए इसे। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि चलिए मैं नहीं कहता, देखिए
मैं कहता हूं कि भाई ये वन भूमि है, 1 मिनट के लिए चलिए मान लेते हैं ये वन भूमि है। अगर वन भूमि है तो वन विभाग को तो इस पर जागना चाहिए था, वन विभाग सोया हुआ है। मैं कहता हूं कि चलिए ये सरकारी जमीन है, सरकार को तो जागना चाहिए था, सरकार सोई हुई है। स्थानीय प्रशासन को तो जागना चाहिए था, स्थानीय प्रशासन सोया हुआ है। और इन सब के एवज में सिर्फ एक शब्द है, जांच चल रही है। अरे हुजूर, ये कैसी जांच है जो किसी मामले में मुकाम तक पहुंचती ही नहीं है, मुकम्मल होती ही नहीं है? राजीव जी, देखिए 2016 में एफआईआर हुआ है इस पूरे प्रकरण में। 2016 में जब एफआईआर हुआ है इस प्रकरण में, तो हमको लगता है कि वहां के एसपी साहब के पास जब क्राइम मीटिंग करते होंगे तो उनके सामने ये केस का भी डिटेल आता होगा कि क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं कि नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि बोकारो एसपी के सामने या बोकारो के डीआईजी, बोकारो के आईजी, अभी जैसे है कि आईजी साहब वहां के बहुत एक्टिव हैं, तो उनके नॉलेज में आना चाहिए, और डीआईजी वहां पे है, वहां के एसपी हैं, उन लोगों को कैसे नहीं पता है कि ये जो ये केस है सेक्टर 12 जो है 157 है, शायद 157 2016 जी, ये केस ये जो क्रिमिनल केस है उसका इन्वेस्टिगेशन पिछले 4 साल से नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, और उसमें किसी प्रकार का उसमें सर्किल अफसर जो है वो डिसमिस हो गए जी, सर्किल अफसर डिसमिस हो गए। इजहार हुसैन बाहर घूम रहे हैं, वो केस फाइल करते हैं, आम आदमी पे के एफआईआर हो जाता है तो उसको तो पुलिस सुबह शाम तक दौड़ाती है। लेकिन इस केस में कभी भी एसपी साहब या वहां के आईओ केस का कभी भी इजहार हुसैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, न ही वो लोग बेल लेते हैं, न ही किसी प्रकार की कार्रवाई होती है। आज ये स्थिति है कि वो जब मान लीजिए फ्रीडम ही है, पूरा जिला एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मिला हुआ है, तो 103 एकड़ जो है वो भारती जी उसका प्राइस आप पता कर लीजिए अपने रिपोर्टर से कि तेतुलिया मौजा में 103 एकड़ जमीन का कितना प्राइस है। क्या वो 3 करोड़ रुपए एकड़ है? यदि वो 1 करोड़ रुपए भी एकड़ है तो 100 करोड़ की जमीन है, तो उसमें से तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कभी भी कार्रवाई नहीं करेगा। एफआईआर हुआ, एफआईआर में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, वो दो रीट फाइल किया, एक रीट पेंडिंग रहने के बावजूद दूसरा रीट फाइल कर देता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन अपने जो सरकारी वकील है ऑनरेबल हाईकोर्ट में, उनको इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि ऑलरेडी ये आदमी ये केस पेंडिंग है, और दूसरा केस में भी अपीयर करके वो ऑर्डर ले लेता है। ये तो मैंने एक तरह से कहिए कि ओपन मजाक है, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, क्राइम ऑलरेडी हो चुका है, उसमें इन्वेस्टिगेशन, यदि इन्वेस्टिगेशन हुआ रहता उस एफआईआर में तो ये सारे लोग पकड़े जाते, तो दोबारा कहां से वो ऑनरेबल हाईकोर्ट जाता। ये चूंकि अब लुटवा देना है, ये जल जंगल जमीन की सरकार है, यानी जल बेच दो, जंगल बेच दो, जमीन बेच दो, तो अब फिर कौन बचाएगा? सुशांतो दा थोड़ा सा मेरे से एग्री नहीं होंगे, लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये जल जंगल जमीन की सरकार है। जंगल बिक जाए, 3000 एकड़ जमीन जो है बिक गया है यहाँ पे हजारीबाग में, उसका लिस्ट हम लोग लगा के पीआईएल फाइल किए हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आपको पता है सिर्फ एक आदमी, 2 आदमी उसमें सस्पेंड हुआ है, डिसमिस हुआ है, एक हुआ है सीआई और दूसरा हुआ है अमीन। क्या अमीन जो है वो 3000 एकड़ जमीन बेच देगा? ना वहां डीएफओ पे कार्रवाई, ना वहां के जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी पे कार्रवाई की, ऐसा लगता है फोर्स केस में जेल भी भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम झारखंडियों के साथ मजाक किए जा रहे हैं, कि ऐसे आके गुदगुदा दिया जा रहा है, हम हंस रहे हैं। हमारी जल जंगल जमीन की सरकार है, सभी लोग एग्री करेंगे, जल भी बिक रहा है, जमीन भी बिक रहा है। और सुशांत दादा, फाइनल कमेंट आपसे भी लेंगे। देखिए, ये बात तो निश्चित तौर पर है, ये सरकार आई है 2019 में, जो ये सरकार आई है जल जंगल जमीन की लड़ाई में आई है, सीएनटी एसपीटी के बातों के लिए आए हैं। लेकिन कोरोना काल आ जाने के कारण ये सरकार कह सकती है कि 1-1.5 साल 2 साल बीत गए, लेकिन अब तो आखिरी, अब तो कोरोना हट गए हैं, कम से कम हो गए। हमारे आदिवासी मूलवासी और सरकारी जमीन प्रॉपर्टी को किस तरह से बचाएंगे, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो सरकार जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत देर कर रही है, जनता जाग रही है। ऐसा ना कि इसी कारण से जनता रोड पे आए और आपका भी विरोध करने लगे, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे जल जंगल जमीन बचना है, तब हमारे झारखंड बचेगा,
तब आदिवासी बचेगा, तब मूलवासी बचेगा। हम नहीं करना चाहते। सुरेंद्र, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, क्या होना चाहिए अब इसमें? जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सरकार को भी इन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। सरकार तो अपना काम कर रही है, एलपीए का रिपोर्ट मांगा गया है, लेकिन जो अधिकारी यहाँ पे है उन्होंने एलपीए का रिपोर्ट सबमिट किया है, नहीं किया है, उस पर भी जांच होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सरकार हर क्षेत्र में नहीं देख सकती, वो आदेश जारी करती है, यहाँ काम कर रहा है इनका अधिकारियों का, तो सरकार को दोषी ठहराना हम नहीं समझते हैं कि उचित है। क्योंकि सरकार के पास जरूर जल जंगल जमीन को लेकर, आदिवासियों की जमीन को लेकर और सरकारी जो जमीन उनको लेकर यहाँ पर आई है, लेकिन जो काम है सरकार अपना बात रखती है अधिकारियों के सामने, काम उन अधिकारियों को करना है। अब जो बोकारो में नए उपायुक्त आए हैं और उनको देखना है कि किस तरह से जो 103 एकड़ की जो तेतुलिया मौजा की जमीन है, इन भूमाफियों से कैसे छुड़ाएंगे, कैसे जो वन भूमि की जमीन है उनको वापस दिलाएंगे, और जो इनके खिलाफ जो आरोपी है उन पर कैसे कार्रवाई करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर जो बोकारो के उपायुक्त है उन पर निगाहें टिकी हुई है। अभिषेक जी, बिल्कुल। राजीव जी, एक फाइनल कमेंट कम शब्दों में आपसे भी चाहेंगे कि आखिर त्वरित तौर पर क्या होना चाहिए? त्वरित वार अगर सरकार को करना है तो सरकार को क्या मोड ऑफ एक्शन रखना चाहिए? देखिए, एफआईआर पेंडिंग है, एसपी साहब के पास है, वो कृपया दबा के मत रखें, उनको दबा के नहीं रखना चाहिए एफआईआर को। एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो लोग का एक्यूज का 1 से लेके 9 तक नाम दिया हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन में जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है कि जैसे करना है कर लो। वो लोग प्लॉटिंग करके बेच रहा है, जैसे मेरे क्लाइंट ने बताया उस जमीन को। वो ऐसा है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको चारदीवारी करके उसको अपने कब्जे में ले, क्योंकि गैर मंजूरवा जमीन है। अभी पीछे में 2-3 सर्कुलर गवर्नमेंट का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी है, लेटर्स भी आए हुए हैं, सर्कुलर भी है कि आप गैर मंजूरवा जमीन को कैसे रजिस्ट्री कर दिए। रजिस्ट्रार साहब गैर मंजूरवा जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं क्या? ना, बिल्कुल नहीं। एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, गैर मंजूरवा जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है। कहते हैं कि हमारा वर्बल इंस्ट्रक्शन है, तो वर्बल इंस्ट्रक्शन से सारा काम होता है क्या? बिल्कुल। चलिए, तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई इस मामले में सच सामने आए। अब इस सस्पेंस थ्रिलर क्राइम ड्रामा के हमने आपको 4 अलग अलग वर्जन दिखाए। एक वर्जन राज कपूर जी का था, एक वर्जन राजीव कुमार जी का था, एक वर्जन हमारे सुशांत तोदा का था, और एक वर्जन हमारे बोकारो संवाददाता सुरेंद्र का था। मकसद यही है कि भाई जो सच है वो सामने आना चाहिए। लेकिन इतना तय है, इन चारों वर्जन में एक चीज तो कॉमन है कि विलन इसमें अधिकारी हैं, और बड़े बड़े अधिकारी हैं। लेकिन अगर वो अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि भाई ट्रांसफर लेकर के और इसके बाद फिर वो गंगा नहा लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। संभव है कि ये खबर छप जाने के बाद उन्हें लगता है कि अब इसकी गूंज सुनाई नहीं देगी। तो गुडू, मैं आपको बात बता दूं, न्यूज़ 11 भारत है, ये बिल्कुल डॉक्टर डैंग को पड़े थप्पड़ की तरह है कि इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो इंतजार कीजिएगा, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस खबर पर हम तब तक बने रहेंगे जब तक कि सच सामने नहीं आ जाएगा। इस खबर के तमाम पक्षों को आपके सामने हम रखते रहेंगे और डंके की चोट पर रखते रहेंगे। कल फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। भ्रष्टाचार पर हमारा आवाज जारी रहेगा, याद रखिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार।